हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लास। हम लोग 1857 के रिवॉल्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो उसमें से अलग अलग कॉजेस के बारे में हमने पढ़ा। अब हम लोग इकोनॉमिक कॉजेस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इकोनॉमिक कॉजेस में एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेस। देखो, इंडिया में ब्रिटिश जो क्या कर रहा था, अपने इंटरेस्ट के लिए ही सारे चीज़ों का इस्तेमाल कर रहा था। जैसे कि रॉ कॉटन, रॉ सिल्क, इंडिगो उगाना या टी कल्टीवेशन, ये सब किसके लिए हो रहा था? ये सब इंग्लैंड के लिए हो रहा था। जो भी रॉ कॉटन, रॉ सिल्क था, इंडिगो, ये सब था। इंडिगो से क्लोथ बनता है, लेकिन एक बार इंडिगो किसी एरिया ऑफ लैंड में उग गया ना, तो कोई और क्रॉप इस जगह नहीं उगेगा। तो उनको उससे कोई मतलब नहीं था। उनको जो चाहिए वो उगाएंगे, फोर्सिबली भी करेंगे, लेकिन उनको वो चाहिए था बस। उनको कोई मतलब नहीं था कि लोगों का क्या चाह रहा है, क्या है। तो ये सारे रिसोर्सेज जो हैं, ये सब रिसोर्सेज है, ये कहाँ होते थे? एक्सपोर्ट किए जाते थे इंग्लैंड में। और इसके बदले पेजेंट्स को हो गया, या अलग अलग आर्टिसंस पे हो गए, क्राफ्ट्समैन हो गए, उन सबको कोई फायदा नहीं हो रहा था इन सब चीज़ से। क्यों? क्योंकि उनको उतना जो पैसा आना था इससे नहीं। उनको फोर्स किया जाता था कि लो कॉस्ट में तुम इस चीज़ को बेचो। और यहाँ पे ड्यूटी फ्री ट्रेड भी रख दिया था। मतलब कि अगर मान लो ये जो चीज़ें हैं बाहर इंग्लैंड जाएंगी, तो उसके ऊपर जो ट्रेड टैक्स लगेगा ना, वो नहीं लगेगा। अगर टैक्स नहीं लगेगा तो वो पैसा जाएगा कहाँ? जो हमारे रॉ कॉटन, रॉ सिल्क उगाने वाले कल्टिवेटर्स है, उनके पास तो जाएगा नहीं, है कि नहीं। तो इस तरीके से इकोनॉमिक रिसोर्स हो रहा था। सिर्फ ब्रिटिश अपने इंटरेस्ट को देख रहे थे, इंडिया के इंटरेस्ट को नहीं देख रहे थे। इंडिया वॉज मेड टू एक्सेप्ट रेडीमेड ब्रिटिश गुड्स ईदर ड्यूटी फ्री और नॉमिनल ड्यूटी, while the Indian products were subjected to high import duties in England. देख लो, इंडियन हैंडमेड गुड्स वर अनेबल टू compete with cheaper and machine made products. अब देखो, ब्रिटिशर्स चाहते तो यहाँ भी इंडस्ट्री लगाते, यहाँ के भी जो रिसोर्सेस हैं, यहाँ भी जो कॉटन मिल रहा है, रॉ सिल्क मिल रहा है, उन सबको बेहतरीन किया जा सकता था, लेकिन उनका इंटरेस्ट नहीं था। उनको बस यही मतलब था कि ये एक देश है इंडिया, और इससे पूरा का पूरा रिसोर्सेस ले लो, जितना ले सकते हो उतना रिसोर्सेस ले लो, और अपना इंग्लैंड को भरो। यही वो लुटेरे की तरह काम कर रहे थे। सो दे हैव इन्वेडेड द इंडिया, कंपीट ब्रिटिश मशीन मेड प्रोडक्ट्स। उन्होंने जितना भी जो भी चीज़ किया ना, उन्होंने सिर्फ इंग्लैंड को बेहतरीन बनाने के लिए किया, और किसी चीज़ के लिए नहीं। दूसरा, ड्रेन ऑफ वेल्थ। ड्रेन ऑफ वेल्थ का जो कंसेप्ट है, इसको अलग अलग ऑथर्स ने, फ्रीडम फाइटर्स ने भी अपने बुक में दिखाया है। अगर आप देखोगे तो दादा भाई नौरोजी हो गए, या अलग फ्रीडम फाइटर्स हो गए, उन्होंने बताया भी है इसके बारे में। ड्रेन ऑफ वेल्थ कैसे कि 1757 बैटल ऑफ पलासी जब तक था, तब तक क्या करते थे, ब्रिटिशर्स गोल्ड लेके आते थे, और कोई भी सामान खरीदना था उससे खरीदते थे। लेकिन जब बैटल ऑफ पलासी वो जीत गए, तो बंगाल में उन्होंने गोल्ड लेके आना बंद कर दिया। उसके बाद जो वो क्या करते थे, इंडिया को तो कब्जा लिया, एक बंगाल कब्जा लिया, बंगाल को टैक्स करते थे। हाई टैक्स, इंडियन रेवेन्यू पूरा हाई टैक्स करेंगे, उसमें से जो रेवेन्यू होगा ना, उसी रेवेन्यू से वो यहाँ के रॉ कॉटन सिल्क, ये सब जो चीज़ है, उन सबको खरीदेंगे, ठीक है। और दूसरे बदले यहाँ पे जो भी खरीदते थे वो सस्ते दामों पे खरीदते थे, क्योंकि यहाँ पे हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स को खरीदते थे सस्ते दामों पर, और वहां बेचकर वहां से जो लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स होते थे वो इंडिया में लाके देते थे। तो सोच रहे हो, यहां पर दूसरी बात, जब इंडिया से हाई क्वालिटी प्रोडक्ट लेते थे, तो उसके बदले इंडिया को कोई बहुत अच्छा प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट नहीं दिया जाता था। तो इस चीज को ही बोला जाता है, जहां पे इंडिया एज a transfer of wealth from India to England, for which India got no proportionate economic return, is called duty of ड्रेन ऑफ वेल्थ। ओके, तो जहाँ पे उनको कोई फायदा नहीं हो रहा था। दूसरी बात, ये सारे जो जितने भी चीज गुड्स हो गए ना, सैलरीज हो गया, इनकम्स हो गया, इंग्लिशमैन के ब्रिटिश एक्सपेंडिचर इन इंडिया, मिलिट्री गुड्स, ऑफिसर्स, ये सब क्या हो रहा था, ये सब वो अपने लिए खर्चा कर रहे थे, अपने चीज़ों को स्टाब्लिश करने के लिए ही बना रहे थे। कोई इंडिया का वेलफेयर के लिए वो कोई काम नहीं कर रहे थे। ना ही उनको एग्रीकल्चर से कुछ लेना देना था इंडिया का, ना ही उनको यहाँ के रॉ मटेरियल, रॉ सिल्क इंडस्ट्री सेटअप करने में कोई इच्छा था। उनका सिर्फ एक ही मकसद था, अपने लिए जो करना चाहे करो। मिलिट्री पोस्ट हो गया, मिलिट्री पे हो गया, या कोई पार्लियामेंट टाइप का कुछ बनाना हो गया, वो सब अपने लिए, अपने इस्टेब्लिशमेंट के लिए कर रहे थे। वो कॉलोनियल पॉलिसीज को पूरा कर रहे थे, ठीक है। उनको पता था कि हमको यहाँ राज करना है, तो मुझे रहने के लिए घर चाहिए भाई। कहाँ से आएगा? यहीं के आदमी से टैक्स लेके, यहीं के लिए अपने लिए गुड्स बनाना। तो यहाँ पे तो अपने लोगों को तो कोई फायदा नहीं हो रहा, कुछ प्रॉफिट्स नहीं हो रहा, बस वो तो कब्जा आ चुका है। यही हो रहा था ड्रेन ऑफ वेल्थ में। डिके ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्री को तो बुरी तरीके से लूटा है। उसको इतना हैवी टैक्सेशन कर देते थे कि भाई कॉटेज बनाने वाले जो वर्कर्स हैं, उनको कहाँ से मेहनता मिलेगा? उनको मेहनता में नहीं मिलेगा तो उनका घर कैसे चलेगा? 19th सेंचुरी में उन्होंने एक्सपोर्ट ऑफ कॉटन और सिल्क गुड्स फ्रॉम इंडिया को सीज कर दिया, बंद कर दिया, जिसके कारण थाउजेंड्स
ऑफ वर्कर्स एक्सटिंक्ट हो गए। एक्सटिंक्ट का मतलब होता है खत्म हो जाना। मतलब इतने वर्कर्स जो काम कर रहे थे कॉटन और सिल्क में, वो सारे के सारे एकदम बेरोजगार हो गए। क्या करेंगे अगर कोई कुछ नहीं है तो क्या क्या होगा? तो लास्ट में वो बेरोजगार बन गए। अब इस तरीके से उनको पता भी नहीं चल रहा है, उनका तो एक ही सालों साल पुश्तैनी काम कर रहे थे कॉटेज इंडस्ट्री और सिल्क गुड्स में। अब उनका अचानक से काम खत्म हो गया तो फिर उनको अनएम्प्लॉयमेंट फेस करना पड़ रहा है। अब ये मिजरी आर्टिसंस को और हुआ जब वो देखने लगे ट्रेडिशनल पैट्रॉन्स ऑफ द प्रिंसेस चीफ्स एंड जमींदार। द मिजरी ऑफ द आर्टिसन वॉज फर्दर कंपाउंडेड बाय द डिसअपियरेंस ऑफ ट्रेडिशनल पैट्रॉन्स एंड बायर्स। जो देखो, आर्टिसंस किसको बेचेगा? वो बेचेगा उसी को जो खरीदता है। अब धीरे धीरे लोगों का डिमांड खत्म हो गया। प्रिंसेस चीफियंस जमींदार ये सब तो रहे नहीं, ब्रिटिश ने तो मार के भगा दिया एक तरीके से। इन लोगों को तो खुद ही ये देता था ना, वो पेंशन देता था ब्रिटिशर्स, जितने भी किंग्स विंग्स थे। तो अब उतने बाइंग करने वाले लोग थे नहीं, तो फिर इनका जो वर्कर्स था, जो चीफ आर्टिसंस थे, क्राफ्ट्समैन्स थे, इन सबको बहुत नुकसान झेलना पड़ा। चौथा, इकोनॉमिक डिक्लाइन ऑफ पेजेंट्री। पहले तो ब्रिटिशर्स ने लैंड रेवेन्यू रखा, और इतना हाई लैंड रेवेन्यू रखा कि जो लोग पे नहीं कर पाते थे ना, उनका लैंड जब्त कर लेते थे, सीज कर लेते थे। अब बंगाल में लैंड रेवेन्यू को डबल कर दिया गया था। बंगाल में क्या होता था, जब मुगल के पीरियड में लैंड रेवेन्यू कुछ होगा, मान लो कुछ भी था, और मान लो 100 रुपया टाइप का, तो जब ब्रिटिशर्स आए उसको 200 रुपया कर दिया। लोगों को देने में तो और परेशानी। और दूसरा बात पता है कि ये पेजेंट्री के चलते ही उन्होंने अपना एम्पायर को बढ़ाया। ये जो लैंड रेवेन्यू है इसको डबल ट्रिपल करके इन्होंने अपने एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर किया। दूसरा, लैंड ओनर्स चेंज होने लगे। जमींदार, ट्रेडिशनल जमींदार और ये सब थे, उन सब के जगह अब कौन लैंड ओनर बनने लगा? मर्चेंट्स एंड मनी लेंडर्स। मर्चेंट्स एंड मनी लेंडर्स को भी कोई मतलब नहीं था कि प्रेजेंट्री के साथ क्या हालत है, कि इनको थोड़ा सा एडवांस किया जाए, इनके एग्रीकल्चर को सही किया जाए, लैंड पे कुछ काम किया जाए ताकि एग्रीकल्चर को बेहतरीन किया जाए। इनको कोई मतलब, इनको सिर्फ पैसे से मतलब था। इनके ऊपर जो ब्रिटिशर्स था उनको भी सिर्फ पैसों से मतलब था। उनको कोई मतलब नहीं है कि भाई कितना अनाज हो रहा है, कितना क्विंटल आ रहा है, उससे कुछ नहीं मतलब है। उनको मतलब है कि भाई मेरे को पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर उस चीज से पैसा नहीं आ रहा है तो लैंड को जब्त करो, बस उनका यही मतलब। पांचवा नंबर, ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे कि आपने देखा ही है, इस सब में अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा हुआ। चीफ्स में, क्राफ्ट्समैन में ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट हुआ। दूसरा, अनएम्प्लॉयमेंट में पहले के ज़माने में जो रूलर्स थे फाइनेंशियल सपोर्ट करते थे स्कॉलर्स को, कि ठीक है आप इस पे शोध कर रहे हैं, जैसे एक साइंटिस्ट है, कोई किसी चीज़ पे काम कर रहा है, तो उसको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी ना कुछ, तो वो अपना घर कैसे चलाएगा? अगर मान लो सिर्फ पढ़ते रहेगा तो काम के लिए उसको कुछ तो पैसे होने चाहिए, तो पहले पैसे दिया जाता था। लेकिन ब्रिटिशर्स ने ये फाइनेंशियल सपोर्ट बंद कर दिया। अब ये फाइनेंशियल सपोर्ट बंद हो गया तो जो इंडिया में जितने भी लोग स्कॉलर्स थे, अब उनको पढ़ाई में कैसे रुचि आएगी? तो ये चीज़, वो बेरोजगार हो गया। एक पढ़ा लिखा आदमी बेरोजगार हो गया, वो खोज नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। इसीलिए आप देखो कि जब ब्रिटिश का टाइम का पीरियड था ना, हम लोग क्यों नहीं कुछ इन्वेंशन कर पा रहे थे? ये इसका कारण यही था कि ब्रिटिशर्स कुछ चाहता ही नहीं था कि हम लोग कुछ इन्वेंट करें, कुछ नया करें, कुछ आगे बढ़े। जबकि बाकी सबके एरा में हम लोग को इन्वेंशंस दिखता है कि हाँ भाई, हमारा जो इंडियंस हैं वो इन्वेंशन करते हैं या कुछ नई खोज हो रही है। लेकिन यहाँ पे ब्रिटिश के पीरियड में ना तुम्हें अच्छे पोएट्स मिल रहे हैं। तुम देखोगे मुगल पीरियड में तुम्हें अच्छे पोएट्स मिले, मराठा पीरियड में तुम्हें अच्छे पोएट्स मिले, अलग अलग पीरियड्स में तुम्हें अच्छे पोएट्स मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे तुमको ब्रिटिशर्स के पीरियड में नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि इनको कोई मतलब भी नहीं था कि भाई क्या है, इनको सिर्फ अपना पैसा भरना था। इसीलिए इन्होंने सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट स्कॉलर्स का फंड काट दिया। दूसरा, नेटिव पोस्ट वैकेंट हो गए। जितने जो नेटिव पोस्ट वैकेंट का मतलब ये होता है कि देखो, ब्रिटिशर्स दूसरे स्टेट्स में गए, उसको कब्जा लिया, और वहाँ पे जो आर्मी थी ना वो इंडियन आर्मी थी। जो इंडियंस लोग थे, सोल्जर्स थे, उन सबको ड्यूटी से हटा दिया। बोला कि भाई तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके नज़र में तो इंडियंस दुश्मन है, तो मैं इसको आर्मी में रख के अब क्या फ़ायदा, हार गया ना, खत्म, तुम लोग सबको ड्यूटी से हटा दिया गया। लेकिन पहले के रूलर्स में ऐसे नहीं था। पहले तो अगर हार गया जो है वो हम लोग के साथ मिल जाता था, हमारा आर्मी बड़ा हो जाता था। लेकिन ब्रिटिशर्स को कोई मतलब नहीं था, वो इंडियंस को सीधा हटा देते थे। यहाँ पे 6th नंबर है, इन ह्यूमन ट्रीटमेंट ऑफ इंडिगो कल्टिवेटर्स एंड फोर्स्ड इंडिगो। देखो यहाँ पे फोर्स्ड इंडिगो इसीलिए लिखा है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि अगर इंडिगो कल्टिवेटर्स जो है एक बार अपना लैंड में इंडिगो उगा देगा ना, तो वो लैंड दूसरे क्रॉप को कल्टीवेट करने के लायक होता ही नहीं है। अगर इंडिगो कल्टीवेटर्स उस इंडिगो को नहीं उगाएंगे तो उनके जो कैटल हैं जबरदस्ती छीन के लेके जाता था। कुछ लोग तो उसको सीज भी कर लेता था उस लैंड को, कि अच्छा तुमने हमारी बात नहीं सुना, हमारा कानून नहीं माना, तो ठीक है बेटा, तेरा ये लैंड गया, तुम्हारा जो कैटल है हम फोर्सफुली लेके जाएंगे, तुम्हारे पर टैक्सेशन लगा देंगे। ये इनह्यूमन ट्रीटमेंट जो हुआ ना, ये भी लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। देखो ऐसी छोटी छोटी घटनाएं कैसे मिलते जा रही हैं, देखा ना,
पहले इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हुआ, ड्रेन ऑफ वेल्थ हुआ, डिके ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज हुए, इकोनॉमिक डिक्लाइन ऑफ पेजेंट्री हुए, ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट हुआ, इनह्यूमन ट्रीटमेंट ऑफ इंडिगो कल्टीवेटर्स हुए। ठीक है, पॉवर्टी एंड फेमाइन सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो हमारे ब्रिटिशर्स के कारण भूखमरी छाने लगा। लोग लाखों से लाखों लोग, उनके पास अनाज नहीं था, खाने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन ब्रिटिशर्स को इससे मतलब नहीं था। वो तो आप जैसे देख ही सकते हो कि आगे जाके आप जब देखोगे लॉर्ड लिटन क्या करते हैं, इन्होंने ग्रैंड दिल्ली दरबार रख दिया, किसके लिए? क्वीन विक्टोरिया के स्वागत के लिए, है कि नहीं? और अब पॉवर्टी, इसी के चलते पॉवर्टी, फेमाइन्स, ये सब चीज हुआ। उसको कोई मतलब नहीं था कि भाई लोग भूखे मर रहे तो मरो, हमको क्या मतलब है, हमको अपना देखना है बस। लैंडेड एरिस्टोक्रेसी, ये देखो ये भी बंद होना चालू हो गया। लैंडेड एरिस्टोक्रेसी मतलब मान लो जिसका जो जमीन था ना, मान लो कभी कोई एक व्यक्ति है, इसका एक जमीन था, इसके बाद इसका जो बेटा होगा उसका अब जमीन हो जाएगा, और उसके बाद उसका जो बेटा होगा उसका जमीन हो जाएगा। तो ब्रिटिशर ने बोला देखो बेटा, तुम्हारा हो गया, तुम्हारे बाद तुम्हारे बेटा का नहीं होगा। ठीक है, वो हो गया ब्रिटिश सरकार का, ये हो चुका है अब सरकार का, और सरकार माने ब्रिटिश, बस उस समय इन्होंने यही अपने नाम पे कर दिया। These confiscated lands were sold by public auction to highest bidders. Such estates were usually purchased by merchants and moneylenders who did not understand the needs of tenants and exploited them. This drove the landed aristocracy poverty without befitting peasantry. अब देखो उसको कोई मतलब नहीं था। अब ये जो लैंड होता था ना, इसको कब्जा किया जाता था और इसकी बोली लगती थी पब्लिक में, और इसको खरीदने वाले कौन थे? मनी लेंडर्स और मर्चेंट्स खरीदते थे। मर्चेंट्स और मनी लेंडर्स को भी कुछ मतलब नहीं है कि भाई किसान क्या हालत में है, बस उसको मतलब है अपने फायदे से। ठीक है, इस व्यक्ति का लैंड को कब्जा के उसका बोली लगाया जाता था और वहां पे बेच दिया जाता। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे मिलिट्री कॉजेस के बारे में। जैसे कि देखो मिलिट्री कॉजेस को समझाया जाए तो इल ट्रीटमेंट ऑफ इंडियन सोल्जर्स। देखो ब्रिटिशर्स को ना कोई मतलब नहीं है इंडियन सोल्जर, वो एक तरीके से अपने आप को सुपीरियरिटी के रूप से देखते हैं। वो नहीं सोचते हैं कि वो इंडियंस और वो बराबर है, वो सोचते हैं कि हम अलग हैं भाई, हम एक सुपीरियर है। ठीक है, हम सबसे ऊंचे जाति के हैं। ये सब इंडियंस क्या है, इन सबको नहीं। इसीलिए ब्रिटिशर्स और इंडियन सोल्जर्स में काफ़ी सारे अंतर में, जैसे कि जो फैसिलिटीज़ है ना, वो काफ़ी अंतर दिखेगा। जैसे कि देखो द ईस्ट इंडिया कंपनी established British Empire in India with the help of Indian soldiers. Despite the fact Indian soldiers were as efficient as British counterparts, they were poorly paid, ill-fed, badly housed. British military authorities forbade the sepoys फ्रॉम वेयरिंग कास्ट और सेक्रेटरियन मार्क्स बियर्ड्स। देखो इनमें एक ही चीज़ है कि ब्रिटिश को कोई मतलब नहीं, और एक भेदभाव किया है उसने। ठीक है, अब जो ब्रिटिश का बड़ा अथॉरिटी है उसको तो अच्छा घर मिला, अच्छा ट्रीटमेंट्स मिल रहे हैं। हालांकि दोनों, जो एक सोल्जर जो ब्रिटिश का है और एक सोल्जर जो इंडियन है, दोनों का एफिशिएंसी सेम है, दोनों एक बराबर है, लेकिन इसको बहुत अच्छा, इसको बहुत खराब। जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट हुआ। अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल बिलीव इट वाज अ टैबू फॉर अ ब्राह्मण टू क्रॉस द सीज। द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास द जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट। एज पर दिस एक्ट इंडियन सोल्जर्स could be sent overseas duty. The act did not take into account and the sentiment of Indian soldiers. Brahmin soldiers are in this a danger to the caste. This led to a feeling of resentment among them. अब देखो ब्राह्मण का मानना ये था ना कि अगर वो नदी को पार करेगा, नदी मतलब जो समुद्र को पार करेगा, तो उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, उसका ये मानना था। लेकिन जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट को निकाला गया 1856 में, और उसको कोई मतलब नहीं। उसने बोला कि भाई अगर आप ब्रिटिश के सोल्जर्स में से हैं तो आपको ओवरसी में भेजा जाएगा ड्यूटी करने के लिए। अब लोगों को लगा कि भाई ये तो मेरा धर्म को भी भ्रष्ट कर रहा है। लोग अपने आप को मार खाता हुआ देख सकते हैं, लेकिन जब देखेंगे कि उसका धर्म पे हाथ हो रहा है ना, तो वो छोड़ने वाला नहीं है। तो उसको ब्रिटिशर्स को समझा नहीं, तो बताता है उसका 1857 में लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ इंडियंस इन द ब्रिटिश आर्मी। अब देखो कहीं कहीं ना ब्रिटिशर्स जो है सिर्फ इंडिया में कब्जा नहीं किया, अलग अलग जगह में भी वॉर लड़ रहा था उसका। ईरान में भी वॉर चल रहा था, ईरानियन वॉर जैसा, फिर क्रीमियन वॉर चल रहा था उसका। तो कहीं ना कहीं जो ब्रिटिशर्स थे दिल्ली और अहमदाबाद ऐसे जगहों में वो बहुत कम हो चुके थे। वहाँ सिर्फ कौन रहता था? सिर्फ इंडियंस रहते थे। तो इंडियंस ने सोचा कि ये मौका बहुत अच्छा है। हालांकि कुछ ये ब्रिटिशर्स ऑफिसर्स ने बताया भी था कि देखो ये करना सही नहीं है, ये कब्जा हो जाएगा एरिया, लेकिन लास्ट में हुआ भी। तो इंडियंस ने सोचा कि जब नहीं है तो भाई लीडरशिप हम लोग संभाल लेते हैं और बस पा लेते हैं। ये एक छोटा सा वॉइड जैसा क्रिएट हो गया, मतलब एम्प्टी स्पेस क्रिएट हुआ। यहाँ ब्रिटिश इंडियंस को फायदा मिल रहा था। ब्लीक प्रोस्पेक्ट्स ऑफ प्रमोशंस। और देखो इंडियन सोल्जर्स जो ब्रिटिश आर्मी में थे, उनको प्रमोशन के तो कुछ है ही नहीं, भत्ता भी नहीं, और दूसरा बात है कोई इंक्रीमेंट नहीं, कोई प्रमोशन नहीं, कोई ओवर टाइम सैलरी नहीं, कुछ नहीं। तो फिर कोई क्यों सेवा करेगा? कुछ मोटिवेशन ही नहीं रहेगा उसकी सर्विस करने का।
लेकिन उसको ब्रिटिशर्स को तो पता नहीं। डेप्रीवेशन ऑफ अलाउंसेस कम कर दिया। फॉल्टी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रूप्स, कहीं इंडियंस बहुत ज़्यादा थे तो कहीं ब्रिटिशर्स बहुत कम थे, तो सोचा भाई ठीक है यही अच्छा मौका है, जहाँ ब्रिटिशर्स कम है मार भगाओ इन लोग को 1857 में। तो यही हुआ, छोटा छोटा चीज़ को देखो। फिर पुअर परफॉर्मेंस ऑफ ब्रिटिश ट्रूप्स, परफॉर्मेंस भी बेहतरीन नहीं था इनका। दूसरा, लोअर सैलरी, जैसे कि आपको बताया था मैंने, प्रमोशन नहीं, सैलरी की कमी। तो ये सब क्या बताता है कि चलो हल्ला बोलते हैं। फिर उसके बाद आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे कि इवेंट्स जो हुए थे 1857 में, ठीक है। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।